नमस्कार दोस्तों, सिविल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के EF-EEE का जो फर्स्ट चैप्टर है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग को पता है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। पीएन जंक्शन डायोड एक डिवाइस है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? एक डिवाइस होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है। रिवर्स डायरेक्शन में पीएन जंक्शन डायोड कार्य नहीं करता है। तो जहां पर हमको कोई कार्य एक डायरेक्शन में कराना होता है, हम चाहते हैं कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पर करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में हम फ्लो कराएं और रिवर्स डायरेक्शन में करंट ना फ्लो करें, तो ऐसी सिचुएशन में हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं वो हमारा डिवाइस क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो आपको पता है कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है? तो पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कैसा डिवाइस होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जिसको हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़कर क्या करते हैं? बनाते हैं। मतलब कहने का सेंस क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड एक हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ करके हम क्या करते हैं? बनाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि यह करंट को केवल एक दिशा में ही क्या होता है? प्रवाहित होने देता है या बहने देता है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे दिशा में भी आपको धारा प्रवाहित हो तो यह ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसी वजह से आपको मैं बता दूं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो हमारा क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। अब आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि यूनि डायरेक्शनल क्या होता है सर और यूनिपोलर क्या होता है। बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है समझने में कि यूनिपोलर क्या है और यूनि डायरेक्शनल क्या है। बच्चों में बता दूं कि यूनि डायरेक्शनल अलग चीज है और यूनिपोलर अलग चीज है। डायोड हमारा यूनि डायरेक्शनल है। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। अर्थात डायोड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में धारा प्रवाहित कर सकती है। यूनिपोलर किसको कहते हैं? साथ ही साथ इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यूनि डायरेक्शनल और यूनिपोलर दोनों क्या है? डिफरेंस है। यूनिपोलर उसको बोलते हैं जिसमें धारा सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज कैरियर की वजह से प्रवाहित हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल्स हो। अगर एक ही चार्ज कैरियर की वजह से अगर किसी भी डिवाइस में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको हम यूनिपोलर बोलते हैं। जैसे आप FET के बारे में जानते होंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक यूनिपोलर डिवाइस है। वहीं अगर आप BJT के बारे में जानते होंगे, वो हमारा क्या है? वो बाइपोलर डिवाइस है। तो बाइपोलर का मतलब क्या है? जिसमें हमारा करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से प्रवाहित करता हो उसको हम बाइपोलर बोलते हैं। और जिसमें करंट हमारा सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर की वजह से, या तो इलेक्ट्रॉन्स हो या तो होल्स हो, उसकी वजह से प्रवाहित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलर बोलते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं कि ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है वो हमारा क्या होता है? वह यूनिपोलर नहीं है, वह यूनि डायरेक्शनल है। अब दो चीजें होती हैं, यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। तो यूनि डायरेक्शनल समझ लीजिए, यूनि डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा सिर्फ एक दिशा में प्रवाहित हो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनि डायरेक्शनल बोलेंगे। और जिसमें विद्युत धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो उसको हम क्या बोलेंगे? वो बाई डायरेक्शनल बोलेंगे। जैसे किसी सर्किट में अगर रजिस्टर लगा हो तो रजिस्टर में आप जानते हैं कि अगर सर्किट क्लोज हो अर्थात एक्टिव सर्किट हो, एक्टिव सर्किट का कहने का मतलब क्या है कि उस सर्किट में कोई ना कोई स्रोत जुड़ा हो, कोई ना कोई सोर्स लगा हो, तो उसमें जो करंट होगी वह स्रोत के पोलैरिटी पर निर्भर करेगी। पोलैरिटी को चेंज कर दीजिएगा तो उसमें दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन अगर उसी सर्किट में अगर आपने डायोड लगा दिया तो डायोड क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट ये फ्लो नहीं करा सकता है। इसी वजह से आपको मैं बता दूं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वह कैसा होता है? वह यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है। यह एक टू टर्मिनल की डिवाइस होती है। एक ऐसे इसमें दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ये जो देखिएगा इसमें दो टर्मिनल दिया हुआ है, एक पहला है और ये क्या है? दूसरा है। तो इसमें जो दो टर्मिनल्स हैं वो दो टर्मिनल्स में हमारे कौन कौन से टर्मिनल है? एक को हम बोलेंगे एनोड, एक को बोलेंगे यहां पर क्या है? यही हमारा क्या है?
एनोड और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। दूसरे को क्या बोलेंगे, कैथोड। तो दो टर्मिनल का डिवाइस है, एक हमारा एनोड है और दूसरा हमारा क्या है, कैथोड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायोड में कितने टर्मिनल की डिवाइस है, तो बच्चा बता दीजिएगा कि डायोड जो होता है वो दो टर्मिनल की डिवाइस होती है। इसमें दो टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, तो एक एनोड है और दूसरा हमारा क्या है, कैथोड है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे यहां पूछा जा सकता है कि डायोड जो है उसमें कितने आपके जंक्शन होते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स पढ़ेंगे, डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। ये सब के सब में अलग अलग आपके क्या होते हैं, जंक्शन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर आपको डायोड के बारे में कोई पूछता है कि इसमें कितने जंक्शन हैं, तो मैं बता दूं कि जो डायोड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जंक्शन होता है। डायोड में कितने जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन होता है। टर्मिनल कितना होता है, दो टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड होता है। ये कैसा डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस क्यों है, क्योंकि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित कर सकती है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट इसका फ्लो नहीं करता है। एक और आपको मजे की चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो डायोड का सिंबल होता है, आप देखे होंगे, उसका सिंबल ही यह इंडिकेट कराता है कि बच्चा जिधर एरो बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, उसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो कर सकती है। तो ये क्या है, ये भी एक मजे की बात है कि जो इसका सिंबल है वो खुद ही इंडिकेट करा रहा है कि लो भैया कन्वेंशनल करंट फ्लो किए है, हमारा क्या है, ये डायरेक्शन भी है। अर्थात पी टाइप से एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ आपका क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अगर कभी भी चाहते हैं कैथोड से एनोड की तरह करंट फ्लो कराने के लिए, तो यह हमारा काम नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकली या एप्लीकेशन में कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप चाहते हैं कि सिर्फ एक दिशा में धारा प्रवाहित कराए, रिवर्स में करंट ना फ्लो कराए, इसके रिवर्स में करंट को फ्लो से बचने के लिए, उस सेफ्टी के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं बच्चा, वो डिवाइस हमारा क्या होता है, डायोड होता है। डायोड एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है। इसका एप्लीकेशन आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बहुत जगह देखे होंगे, एज ए स्विच, इसको स्विच के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसका सबसे जो बेस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है वो हमारा क्या है, इसको रेक्टिफिकेशन में, अर्थात एज ए रेक्टिफायर इसको यूज करते हैं। रेक्टिफायर मतलब समझते हैं ना, कि जो क्या करता है, एसी को क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी में बदलने का कार्य करता है, वही हमारा क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। तो रेक्टिफायर जहां पर आपको बनाने की आवश्यकता होती है, वहां पर हम किसका उपयोग कर लेते हैं, डायोड। सिर्फ डायोड से नहीं रेक्टिफायर बनता है, आजकल के प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेशन में बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक्स आपके एलिमेंट्स आ चुके हैं जो रेक्टिफायर में, जिनका प्रेजेंट टाइम में यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसको जैसे एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, अब उसका हम उपयोग करते हैं किसका, रेक्टिफायर बनाने में। क्यों, क्योंकि डायोड आपको मैं बता दूं एक क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। ये भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहा हूं कि डायोड कैसा है, अनकंट्रोल्ड है। तो बच्चा जब डायोड अनकंट्रोल्ड है, तो जब इसका एप्लीकेशन तुम रेक्टिफायर बनाओगे, तो वो रेक्टिफायर जो बनेगा वो भी हमारा कैसा होगा, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा, वह कंट्रोल्ड रेक्टिफायर नहीं होता है। इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में जो एप्लीकेशन में रेक्टिफायर बनाते हैं, एससीआर का यूज करके बनाते हैं, क्योंकि एससीआर क्या है, वह कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। क्या होता है, उससे जो हम रेक्टिफिकेशन करते हैं वह क्या होता है, वह कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि उसमें एक अलग टर्मिनल होता है, कंट्रोल टर्मिनल, जिसको गेट टर्मिनल बोलते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उस डिवाइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी कंट्रोलिंग आपके टर्मिनल नहीं है, अर्थात इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर डायोड का क्या हो गया, अगर आप बायसिंग कर दिए, फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो फिर करंट यहां पर क्या होगा, वो फ्लो करेगा ही। आप चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते हैं, आप चाह करके भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अगर आपसे कोई कहता है कि डायोड कैसा डिवाइस है, कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है कि सेमी कंट्रोल्ड है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डायोड क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। और इससे जो रेक्टिफायर आप बनाइएगा वो भी कैसा होगा, अनकंट्रोल्ड होगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था पीएन जंक्शन डायोड, उसी को हम लोग आगे लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप पढ़ते चल रहे हैं कि होता क्या है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आप जब डायोड के बारे में पढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है सेमीकंडक्टर। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि सर सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है।
तो सेमीकंडक्टर को समझने से पहले फिर आपको कंपैरिजन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हम आपको बता दें बच्चों कि एलिमेंट्स को जो हम डिवाइड करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन है? या तो हमारा क्या है, मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा वो हमारा क्या होगा, या तो कंडक्टर होगा, या तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा, या तो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल को अगर आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो क्लासिफिकेशन होती है वह 3 प्रकार से होती है। कौन कौन? या तो कंडक्टर होगा, या तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर, या तो फिर क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, पहले इन मटेरियल को समझ लेते हैं, तब जाकर के आप सेमीकंडक्टर को पहले समझ लीजिए, तब आपको पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनके कंपैरिजन को पढ़ते हैं। तो एक चीज याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछता है, यदि आपसे कोई पूछता है कि सर कंडक्टर क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि सर कंडक्टर किसको बोलेंगे। दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेमीकंडक्टर क्या होगा, सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे, सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे। और थर्ड जो है हमारा, वो हमारा क्या है, इंसुलेटर किसको बोलेंगे, इंसुलेटर किसको बोलेंगे। अगर हिंदी में इसको जानना चाहते हो तो कंडक्टर को हम बोलते हैं बच्चा चालक बोलते हैं, चालक। और सेमीकंडक्टर को जो हम बोलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है, अर्धचालक। और थर्ड जो होता है इंसुलेटर, इसको हम बोलते हैं अचालक। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, अचालक, या कहीं कहीं इसको आपने पढ़ा होगा कुचालक, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कुचालक, अचालक या कुचालक। अब ये तीनों के बीच में हम लोग क्या है, कंपैरिजन या डिफरेंस कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप जानिए कि कंडक्टर किसको बोलते हैं। आप क्लास 10th में, क्लास 12th में पढ़े होंगे कि किसको कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर क्या होता है, या कंडक्टर किसको कहा जाता है। तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा जो है वो क्या है, बहुत आसानी से प्रवाहित हो सकती है। एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो अर्धचालक किसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा क्या हो, या विद्युत धारा बहुत अच्छे ढंग से ना प्रवाहित हो लेकिन प्रवाहित हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। ठीक है। और कुचालक किसको बोलेंगे, एक ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, उसको हम बोलेंगे कुचालक या अचालक, उसी को इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है बच्चा। तो ये तो क्लास 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा होगा वो भी आपको इन तीनों में डिफरेंस यही बताएगा। लेकिन रियल में जब आप क्लास 12 तक पहुंचते हैं तब आपको क्या समझ में आता है कि नहीं, सिर्फ कंडक्शन की वजह से नहीं बताएंगे, उसके पीछे के कारण क्या है उसकी वजह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाकर के आपको समझ में आता है कि नहीं ये तो कुछ और मामला है। मामला क्या है कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको हम क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एक ऐसा आपको क्या है, आधार है जिसके वजह से हम तीनों को क्या करते हैं बच्चा, क्लासिफाई करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आप क्या बोलते हो कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, बहुत अधिक हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम लेकिन कुचालक से क्या हो, अधिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका नाम अर्धचालक क्यों पड़ा, क्यों इसको अर्धचालक बोल रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है, कारण है, वैसे ही नाम नहीं रख दिया गया है, उसके पीछे भी कुछ कारण है, इसी वजह से इसको अर्धचालक बोल रहे हैं। ठीक है बच्चा। और एक ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, 9 के बराबर हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। ये 12th तक जब पहुंचे तब हमको जानकारी मिला। लेकिन जब उसके बाद जब इंजीनियरिंग फील्ड में आप गए तो फिर और डेप्थ में इसको जानने की कोशिश किए कि क्या वास्तव में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करने का यही तरीका है। तो आप जब गए तो एनर्जी बैंड थ्योरी से इसको समझने की कोशिश किया। तो एनर्जी बैंड थ्योरी में आपको क्या समझ में आया, उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के थ्रू आपने देखा कि 2 बैंड के बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन कौन, एक हमारा होता है कंडक्शन बैंड, एक को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालन बैंड। हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चा, चालन बैंड। ठीक है। एक हमारा क्या होता है कंडक्शन बैंड, जिसको बोलते हैं चालन बैंड, और दूसरा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं
बैलेंस बैंड। दूसरा एक और बैंड होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वैलेंस बैंड। दूसरा बैंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है। ये हमारा क्या है, बैलेंस बैंड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड। तो आपने क्या देखा, अब एनर्जी बैंड थ्योरी से हमको क्या समझ में आया कि किसी भी मटेरियल को कंडक्टर कब कहेंगे, किसी भी मटेरियल को कंडक्टर तब कहेंगे कि हम देख रहे हैं कि इसका जो कंडक्टर है, उसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, उसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी होती है वो कहां पर होती है, वो बैलेंस बैंड में है। तो बैलेंस बैंड में बच्चा यहां पर समझिएगा, इस बैलेंस बैंड में सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बैलेंस बैंड में सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जरा बताइए कि जब इनके बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों बैंड के बीच में, किसके, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, तो बताइए जो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है क्या वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अर्थात जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड के हैं वो सब के सब किसके हैं, कंडक्शन बैंड के भी हैं। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों बैंड क्या करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं। अर्थात ऐसा पदार्थ जो चालक होगा उसमें जो एनर्जी गैप होगी, एनर्जी गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का क्या है, जो गैप होती है उस गैप को एनर्जी गैप बोलते हैं। क्योंकि यह हमारा क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर का एनर्जी गैप क्या होता है, वह हमारा जीरो होता है। कितना होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये भी जान लीजिए। तो यहां पर एनर्जी गैप कितना है, वो जीरो है। ठीक है, तो जब एनर्जी गैप जीरो है, अच्छा, किसी भी पदार्थ को हम कंडक्टर या सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर किसके आधार पर कहेंगे, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमारा क्या है, किसके आधार पर कहिएगा कि उसके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या कि नहीं। अगर उसके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हम उसको कंडक्टर नहीं बोलेंगे, अर्थात उसमें उसकी कंडक्टिविटी नहीं होगी। कंडक्टिविटी किस पर आधारित होती है कि उस मटेरियल के कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या कि नहीं। यदि उस मटेरियल के कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तब तो हम बोलेंगे कि वह हमारा पदार्थ कैसा होगा, कंडक्टर होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ओवरलैप करते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड का होगा वह कंडक्शन बैंड में आ और जा सकता है। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के किसके हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड के। इस वजह से इस मटेरियल का कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, भर जाता है, फुलफिल रहता है। इस वजह से इसकी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, वो सबसे अधिक होती है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर बोल देते हैं। अर्थात एक ऐसा पदार्थ जिसका कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड ओवरलैप करता है, जिसके बीच का एनर्जी गैप जीरो होता है, बैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ और जा सकते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी क्या हाई बन जाती है, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अगर इस प्रकार से आप मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं या कंडक्टर का डिफिनेशन बताते हैं तब तो आगे वाला बंदा आपको समझेगा कि हाँ आप वास्तव में आप टेक्निकल पढ़ करके आए हैं। अन्यथा अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट आसानी से फ्लो करेगा तब कंडक्टर बोलेंगे, या जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी उसको कंडक्टर बोलेंगे, तो फिर उसको दिमाग में यही आएगा कि आप इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज अभी आप लेकर के नहीं आए हैं। ठीक है, आपको नॉलेज गहराई तक नहीं पता है। अब समझते हैं कि अर्धचालक क्या है। तो सर हमको कंडक्टर तो समझ में आ गया, लेकिन अर्धचालक क्या होता है सर जी, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बता रहे हैं, धैर्य रखिए, समझिए। अर्धचालक क्या है, अर्धचालक में बच्चा क्या होता है, पहले उस चीज को समझो। अर्धचालक में क्या होता है, देखिएगा, अर्धचालक में जो इसका कंडक्शन बैंड है, अर्धचालक में क्या होता है कि जो इसका कंडक्शन बैंड है, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चालन बैंड। और दूसरा हमारा क्या है, बैलेंस बैंड। दूसरा हमारा क्या है, बैलेंस बैंड।
कंडक्शन बैंड, और सेकेंड हमारा क्या है, बैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड को हिंदी में बोलते हैं बच्चा संयोजी बैंड। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में क्या होता है, एक एनर्जी गैप होती है। एक क्या होती है बच्चा, एनर्जी गैप होती है। ये ओवरलैप नहीं करते हैं, और यह एनर्जी गैप आपको मैं बता दूं लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब बताइए, आपको मैंने क्या बताया था कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहां पर होती है, वह आपके बैलेंस बैंड में होती है। किसमें है, इलेक्ट्रॉन, सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, बैलेंस बैंड में है। और किसी भी मटेरियल को जो क्लासिफाई करते हैं वो कहां से करते हैं, कि उसके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है। अब जरा बताइए, यहां पर तो दोनों ओवरलैप थे, तो जितना बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स था वो कंडक्शन बैंड में चला गया, तो पूरा का पूरा बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन बन गया। लेकिन यहां पर क्या है, एनर्जी गैप आ गया है। अब मतलब ये जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बीच में भैया एनर्जी का गैप है। अब जब तक इस एनर्जी गैप को, जो एनर्जी गैप है, उतना एक्सटर्नल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगा कि ताकि इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए, तब तक इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, 0 होगी। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कैसा है, इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसा काम करेगा, ये कुचालक की तरह कार्य करता है, इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। और रूम टेम्परेचर पर, किसमें, कमरे के तापमान पर, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो रूम टेम्परेचर पर यही कैसा काम करने लग जाता है, कंडक्टर की तरह कार्य करने लग जाता है, अर्थात चालक की तरह कार्य करता है। अब देखिए क्या है कि जब यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, अर्थात हम तापमान नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। अर्थात कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन से खाली है। जब कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन से खाली होगा तो बच्चा, जब कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन से खाली होगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, 0 होगी। अर्थात वो कैसा काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, कुचालक की तरह काम करेगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि अगर हम किसी भी तरीके से, अगर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का गैप है, अगर इतनी एनर्जी एक्सटर्नल बाहरी तरीके से अगर इसको हम दे दें इलेक्ट्रॉन्स को, तब ये क्या कर जाएंगे, यहां से जंप करके कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो जब ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये चालक की तरह काम करेगा। तो क्या देखे, इसका व्यवहार दोनों तरह है, यह चालक की तरह भी व्यवहार कर सकता है और कुचालक की तरह व्यवहार भी कर सकता है। इसी वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, आधा चालक की तरह है, आधा कुचालक की तरह है। इसी वजह से इसको हम क्या बोल दिए, अर्धचालक बोल दिए। तो अर्धचालक के बीच में आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी गैप कितनी होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, अब इंसुलेटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया, इंसुलेटर के बारे में अगर समझते हैं तो ये इंसुलेटर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये इसका क्या है, कंडक्शन बैंड। जो भी मटेरियल हमारा इंसुलेटर होगा उसमें भी हमारे क्या होंगे, कंडक्शन बैंड और क्या होगा, बैलेंस बैंड होगा। ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड। ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चालन बैंड बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, देखिएगा सेकंड जो हमारा है, सेकंड जो हमारा है वो हमारा क्या है, बैलेंस बैंड है। सेकंड हमारा क्या है, बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड बोलते हैं, संयोजी बैंड। इनके बीच में जो हमारा एनर्जी गैप होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है बच्चा, वो क्या होता है, वो लगभग या ग्रेटर देन, लगभग या ग्रेटर देन, उसको हम बोल सकते हैं लगभग या ग्रेटर देन। एनर्जी गैप जो होगा हमारा, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप वो ग्रेटर देन या लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर अधिक का गैप होगा तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे।
अब आपके समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं? बैलेंस बैंड में है। अब बताओ, इसका कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं। इसके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं है, तो क्या इसकी चालकता होगी? नहीं, इसमें कोई भी चालकता नहीं होगी। अब एक सवाल आप यहां पूछ सकते थे, क्या कि सर यहां पर आप टेम्परेचर को बढ़ा करके आपने इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया कि ये बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा चुके हैं, तो क्या यहां पर तापमान बढ़ा करके आप उतनी एनर्जी नहीं दे सकते हैं क्या कि जितना ये गैप है, ताकि ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाए? कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी? आप लोग मोबाइल फोन से यूज करते होंगे, लैपटॉप यूज करते होंगे, आपने क्या देखा होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। जब आपका मोबाइल गर्म होने लग जाता है, जब आपका लैपटॉप गर्म होने लग जाता है तो आप जाते हैं दुकानदार के पास दिखाने के लिए। क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर ये गर्म लगातार होता चला गया तो एक समय ऐसा आएगा कि मोबाइल फोन या लैपटॉप की आईसी जो होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा? वो जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं वो एक लिमिट तक टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। उससे अधिक अगर आपने टेम्परेचर दिया तो आप तो गए कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ने से पहले ही आपने उस डिवाइस को ही क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे। इस वजह से हम इससे बचने की कोशिश किए कि ताकि टेम्परेचर से बचा जाए, टेम्परेचर के अलावा कुछ और खोजा जाए, टेम्परेचर के अलावा कुछ और समझा जाए कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मटेरियल की चालकता को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, विदाउट हीट, विदाउट टेम्परेचर। तो आपने बाद में पढ़ा, एक कंसेप्ट आया होगा डोपिंग, डोपिंग के बारे में पढ़ा होगा। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक प्रोसेस है, क्या? इंप्योरिटी ऐड करने की, अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चा? डोपिंग कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डोपिंग क्या होती है तो आप बताइएगा डोपिंग कुछ और नहीं है। डोपिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? शुद्ध अर्धचालक में हम अशुद्धियां मिलाते हैं। उससे क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ बच्चा। जब शुद्ध अर्धचालक में हमने अशुद्धियां मिला दिया तब फिर क्या हुआ? हम विदाउट टेम्परेचर, विदाउट हीट उसकी हम चालकता को क्या कर गए? बढ़ा ले गए, और काफी ज्यादा बढ़ा ले गए। तो अब क्या है? हम टेम्परेचर से बच गए। अब हमारे सिस्टम के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आगे चल के जो मॉडिफाई किया वो टेम्परेचर को न बढ़ा करके हमने क्या किया? अब डोपिंग स्टार्ट किया, अर्थात शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाना स्टार्ट किया, और अशुद्धियां मिलाने के आधार पर हम सेमीकंडक्टर को फिर फर्दर हमने क्या किया? क्लासिफाई करते चले गए। ठीक है, तो वहां से क्या फायदा हुआ कि आप विदाउट टेम्परेचर आप किसी भी पदार्थ की चालकता को क्या कर ले गए? बढ़ा ले गए। तो सिस्टम के डैमेज होने की जो संभावना थी अब वो क्या हो गया? खत्म हो गया। इस टॉपिक में हम इसी सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पदार्थ को अर्धचालक क्यों कहा जाता है। अर्ध का मतलब आधा क्यों शब्द आया? अर्थ का मतलब यह है कि इसका व्यवहार चालक की तरह भी है और इसका व्यवहार कुचालक की तरह भी है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर। यदि आपके प्रश्न में यह पूछा जाता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर अर्धचालक कैसा व्यवहार करेगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? कुचालक की तरह। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछता है कि कमरे के तापमान पर आपका अर्धचालक कैसा व्यवहार करेगा, तो चालक की तरह। ठीक है, इसी वजह से हम इस पदार्थ को क्या बोले? अर्धचालक बोलेंगे। क्या बोले? इसको अर्धचालक बोले। ठीक है, तो अर्धचालक आप, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, तो आपको पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया हूं कि पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। कैसे बनता है? तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल क्या है? यह करंट एक ऐसा डिवाइस है जो करंट केवल एक ही दिशा में क्या है? प्रवाहित होने देता है। अगर उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो कराइएगा तो यह प्रवाहित होने नहीं देगा, वो रास्ते को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब समझते हैं आगे चल के। अच्छा, यहां पर इसका सिंबल क्या है? अगर आपके एग्जाम में आता है कि पीएन जंक्शन डायोड के बारे में लिखिए, तो इतना डिस्क्रिप्शन देना ही देना है। साथ में आपको क्या बनाना है? ये आपको ब्लॉक डायग्राम भी बनाना है, और उसके बाद क्या है? इसका सिंबल बनाना है। इसका सिंबल में देखो एरो बना हुआ है, एरो एरो एरो, एरो टाइप का ही सिंबल है। ये इंडिकेट करा रहा है कि जो कन्वेंशनल करंट का फ्लो की डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, अर्थात पीएन जंक्शन का निर्माण। पीएन जंक्शन कैसे बनता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है? तो देखिए पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे होता है उसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। आपको मैं बता दूं इससे पहले थोड़ा सा इसमें और आपको थोड़ा सा डिस्कस मैं करते रहा हूं सेमीकंडक्टर के बारे में, कि जो अर्धचालक होता है, जो अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, जो अर्धचालक होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा? वो दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार का कौन कौन है? वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक, बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं? इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब शुद्ध अर्धचालक। इसको हम बोल सकते हैं शुद्ध अर्धचालक। देखिए है तो शुद्ध, लेकिन शुद्ध अर्धचालक किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध अर्धचालक है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? जीरो होती है। तो जब उसमें कंडक्शन नहीं है तो उसको एप्लीकेशन में कहां यूज कर पाएंगे? जो सबसे ज्यादा शुद्ध है अब उसको एप्लीकेशन में यूज नहीं कर रहे हैं। कितने मजेदार की बात है। ये है सबसे शुद्ध। इंट्रिंसिक मतलब क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। ये शुद्ध अर्धचालक है लेकिन एप्लीकेशन में इसको यूज नहीं करते हैं। और ये एक्सट्रिंसिक को हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। ये हमारा क्या है? अशुद्ध अर्धचालक होता है। ये हमारा क्या होता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसको हम अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। अशुद्ध अर्धचालक ये दो प्रकार का होता है बच्चा। वो डिपेंड करता है आपके डोपिंग पर। किस पर डिपेंड करता है? डोपिंग पर। ये हमारा क्या होगा? ये पी टाइप होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? एन टाइप होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा या तो क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर है या तो क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन था किसका? सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर दो प्रकार का है, इंट्रिंसिक या तो क्या होगा? एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम क्या बोलेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक हमारा क्या है? इम्प्योर या अशुद्ध अर्धचालक है। ये दो प्रकार का होता है। वो डिपेंड्स ऑन डोपिंग, डोपिंग पर निर्भर करता है। या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा या तो क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। कब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और कब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। वो डिपेंड्स करता है कि किस अशुद्धि को मिला रहे हैं, कौन से इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं। शुद्ध अर्धचालक। अच्छा आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि शुद्ध अर्धचालक क्यों हम यूज नहीं करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी जीरो क्यों होती है, उसको भी जरा समझ लीजिए। बड़े मजेदार की बात है। जैसे अगर हम एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को बनाए, सिलिकॉन के, तो आपको पता है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम सिलिकॉन के क्रिस्टल को बना रहे हैं तो देखिएगा इसका क्रिस्टल किस प्रकार से बनेगा। ये सिलिकॉन का हमारा क्या है? क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? अपने पड़ोसी वाले सिलिकॉन के साथ, उनके पड़ोसी वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं? कंबाइंड होते हैं, जिससे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। पड़ोसी वाले सिलिकॉन के साथ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो सभी के सभी इस क्रिस्टल में जो सिलिकॉन है वह क्या है?
अपने क्या है, अपने एक मजबूत बंध कोवैलेंट बंध से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं, पूरे क्रिस्टल में मत कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। ये कैसा है, ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। या इसी को हम क्या बोल रहे थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब ये प्योर सेमीकंडक्टर है या इसी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा है, इलेक्ट्रॉन तो बच्चा बहुत सारा है, लेकिन फिर भी इसकी कंडक्टिविटी 0 है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, आप इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा कब प्रवाहित करेगा, जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, जिस पर कोई भी बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। ये तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन सब के सब एक मजबूत बॉन्ड जिसको कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं उसके साथ बंधे हुए हैं। तो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्री नहीं है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्री नहीं है तो बताइए इसमें कंडक्शन कैसे होगा, नहीं होगा। इसी वजह से कहते हैं बच्चा, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, 0 होता है। इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसी वजह से प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में इसको हम यूज नहीं करते हैं। शुद्ध होने के बावजूद भी इसको हम एप्लीकेशन में यूज नहीं करते हैं। एप्लीकेशन में यूज किसको किया जाता है, जो अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, उसको अशुद्ध क्यों बोले, क्योंकि अब उसमें हम अशुद्धियां मिलाते हैं। चूंकि अशुद्धियां मिला देते हैं, इसी वजह से शुद्ध चीज को हम क्या बोल दिए, अशुद्ध बोल दिए। इंप्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, वो डोपिंग कहलाती है। जब इसमें हम डोपिंग कर ले जाते हैं तब उसके बाद ये क्या बन जाता है, स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। और एप्लीकेशन में इसी को यूज करते हैं। और स्ट्रिंजिक 2 प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है, कौन कौन, या तो एन टाइप होगा या तो पी टाइप होगा। वो डिपेंड्स करेगा कि डोपिंग जो कर रहे हैं वो किस प्रकार का डोपिंग एलिमेंट है। उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होगा वो पी टाइप होगा कि एन टाइप होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मैं आपको बताया हूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर किसका क्लासिफिकेशन है, स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार का होता है, एक पी टाइप दूसरा एन टाइप। उसी को हम आगे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए, बहुत शानदार टॉपिक है। इतना मजेदार टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा, और इससे ज्यादा आपको समझने की कहीं समझने में दिक्कत आपको कहीं नहीं आ सकती है। मतलब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर यहां आप नहीं चीजों को समझ पा रहे हैं तो कहीं आप चीजों को नहीं समझ पाइएगा। इतने सरल भाषा में, इतने आसान भाषा में और इतने आसान कंसेप्ट के साथ आपको कोई समझाने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होंगी या आ रही होंगी। अगर आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड नहीं समझ में आया तो समझ जाइए कि कहीं नहीं समझ में आएगा। इतने आसान तरीके से कोई नहीं समझाएगा जितने आसान तरीके से मैं आपको, जितने सरल भाषा में आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी आशा के साथ आप लोग क्लास को करते भी रहिएगा, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक आपके होंगे इसी प्रकार से मैं आप समझाते हुए चलूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी टॉपिक आपके पूरे सेमेस्टर के पूरे आपको चैप्टर का, पूरे यूनिट का कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो यहां क्लास करने के बाद आप ऐसा बोल सके कि सर क्लास तो मैंने अटेंड कर लिया लेकिन हमें समझ में नहीं आया। इतना पढ़ने के बाद फिर आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बेहिचक आप एग्जाम में जाइए, बैठिए और आपका सेमेस्टर
पूरे अच्छे ढंग से गुजरेगा, ठीक है, और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आइएगा, इतना आपके अंदर विश्वास आपको जग जाएगा। बस आप क्लास को लगातार सुनते रहिए, अटेंड करते रहिए, और जितना मैं समझा रहा हूं पूरी लगन के साथ उसको समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मतलब पीएन जंक्शन, अच्छा पीएन जंक्शन डायोड अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी तो पीएन जंक्शन डायोड हम लोग समझ चुके हैं। पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे होता है उसको समझते हैं। पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे होता है, तो अभी आपको बताया कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड क्या है, वो पीएन जंक्शन का ही एक रूप है। जब पीएन जंक्शन बन जाता है, अगर उसमें दो टर्मिनल निकाल देते हैं तब हम कह सकते हैं उसको कि ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। अब हम कह सकते हैं क्या है कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। आ गया समझ में। अब देखिए, तो हम पहले पीएन जंक्शन समझते हैं कि पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे होता है। तो कुछ नहीं है, पी टाइप सेमीकंडक्टर पहले समझ लो और एन टाइप सेमीकंडक्टर आप समझ लो, फिर दोनों को जब ऐड कर देना तो पीएन जंक्शन का निर्माण हो जाएगा। तो पहले हम उससे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्पोर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्राईवैलेंट, त्रिसंयोजी, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिसंयोजी अशुद्धियां। क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धियां, त्रिसंयोजी अशुद्धियां, त्रिसंयोजी अशुद्धियां, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, त्रिसंयोजी अशुद्धियां, 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 ठीक है। अशुद्ध होता है क्योंकि ये हमारा क्या है, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। त्रिसंयोजी, अच्छा त्रिसंयोजी का मतलब क्या होता है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होता है, ट्राईवैलेंट उसको बोलते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। त्रिसंयोजी का मतलब क्या समझते हो कि जिसकी संयोजकता 3 हो, अर्थात जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो आप पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आपको पीरियोडिक टेबल में आपको क्या है, सबका एटॉमिक नंबर पता होगा, और जब एटॉमिक नंबर पता होता है तो उसको क्या करते हो, उसको सेल्स को भरते हो, तो सबसे जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी क्या होती है, बैलेंसी होती है, वह बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो त्रिसंयोजी मतलब क्या है, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एटम, ठीक है, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिसंयोजी। अशुद्धियां क्यों बोले हैं, क्योंकि त्रिसंयोजी इंप्योरिटी को ही इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब इसको पी टाइप क्यों बोले उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम यहां पर, अच्छा ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कौन कौन होता है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बोरान हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब के सब क्या है, ट्राईवैलेंट है, त्रिसंयोजी है। त्रिसंयोजी मतलब क्या है, इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बाहरी कक्षा में भैया 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा क्या है, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसमें होता क्या है, देखो भैया, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम है, सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, दोनों सेमीकंडक्टर हैं और दोनों के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से सबके पास यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, इसके पास भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। अब हमने क्या किया, इसमें एक इंप्योरिटी ऐड कर दिया, वो क्या है, वो बोरान है। बोरान भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इसको ऐड किए तो ये त्रिसंयोजी आपका क्या है, आपको अशुद्धि है, त्रिसंयोजी एलिमेंट्स है, ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स है, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो भैया 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ मिलकर के कोवैलेंट बात बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर के जर्मेनियम के साथ तो कोवैलेंट बात बना लिया। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो एक जगह खाली मिल गया, एक जगह यहाँ पर क्या है बच्चा, खाली है। इस खाली वाले जगह को, इस खाली वाले जगह को हम क्या बोलेंगे, इस खाली वाले जगह को बच्चा, इसी को हम होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को हम होल बोलेंगे। जो खाली वाला जगह है उसको हम क्या बोलना है, उसको होल बोलना है। तो होल क्या है, होल कोई चार्ज कैरियर नहीं है, एक हमारा एक क्या है, एक काल्पनिक धारणा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के वैकेंट प्लेस को, खाली जगह को हमने क्या नाम दे दिया,
होल्स नाम दे दिया, ठीक है। अब यह होल्स क्रिएट हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या है यहां पर कमी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। तो अब देखिएगा ऐसे अगर बहुत सारे अगर इंप्योरिटी ऐड करते चले गए तो बहुत सारा होल्स क्रिएट होता चला जाएगा, और जब बहुत सारा होल्स क्रिएट हो जाएगा तो इसमें कंडक्शन क्या होगा, होल्स की वजह से होगा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें कंडक्शन होल्स की वजह से कैसे हो रहा है। रियल में देखा जाए बच्चा तो यहां पर कंडक्शन के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारी क्या है, एक काल्पनिक धारणा है कि पूरे क्रिस्टल में जो घूम रहा है वो कौन घूम रहा है, होल्स घूम रहा है, लेकिन रियल में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन से ही घूमता है। कहने का मतलब कैसे इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चा, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक सिलिकॉन क्रिस्टल बना रहे हैं जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, कई बार आपके कंपटीशन में भी, आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसका हमने एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बना दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल बना दिया। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये प्योर क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल है। अर्थात इस सेमीकंडक्टर को अगर हम बोले तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। कौन सा है कंडक्टर भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री नहीं है, इस वजह से कैसा है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब यहां पर देखिए हमने क्या बोला बच्चा, अब यहां पर हमने क्या बोला, अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चा, हम एक इंप्योरिटी ऐड करेंगे। इंप्योरिटी वो भी कैसा होगा, ट्राईवैलेंट। अब देखिएगा एल्युमिनियम को सपोज दैट हमने ले लिया, अब एल्युमिनियम के पास ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी में हमने ऐड किया, कैसा इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवैलेंट किसको बोलते हैं, जिसको त्रिसंयोजी बोलते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धियां, ठीक है। जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बाहरी कक्षा में क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम ट्राईवैलेंट बोलते हैं, त्रिसंयोजी बोलते हैं। तो त्रिसंयोजी का मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। त्रिसंयोजी किसको बोलेंगे, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो इसके बाहरी कक्षा में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये जगह ये क्या होगा भैया, अब ये देखो ये जगह क्या हो गया, खाली हो गया। अब ये जगह क्या हो गया, ये खाली हो गया, ये जगह क्या हो गया बच्चा, खाली हो गया। इस खाली वाले जगह को बच्चा हम नाम क्या देते हैं, इसी को होल बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। जो जगह खाली हो गया उसी को हमने क्या बोला, होल बोला, ठीक है। तो खाली वाले जगह को हमने क्या बोल दिया, होल्स बोल दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखा जाए, एक एल्युमिनियम हमने इसमें डाला प्योर क्रिस्टल में, तो एक होल क्रिएट हो गया। अगर ऐसे क्रिस्टल में बहुत सारे एल्युमिनियम्स को हम ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब इसमें कंडक्शन कैसे होता है, अब देखो क्या होगा। अब मैंने आपको बताया कि ये जो खाली जगह है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है। तो इसको हम होल्स बोल दिए, और होल्स का नेचर, अच्छा इलेक्ट्रॉन की कमी को हम समझ गए कि वो हमारा नेचर उसका कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो ये हमारा कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है, अच्छा ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। अभी क्या करेगा, निगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा। अब मान लीजिए अब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां चला गया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके अगर यहां चला गया तो फिर क्या होगा, यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। अब मान लीजिए फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पर चला गया, मान लीजिए ये यहां पर चला गया तो फिर यहां होल क्रिएट हो गया।
ऐसे क्रिस्टल में क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहां चला गया तो फिर यहां होल्स क्रिएट हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, पूरे क्रिस्टल में मूवमेंट किसका हो रहा है, होल्स का हो रहा है, होल्स का हो रहा है। तो जो चीज घूमेगा, जो चीज फ्री होगा, उसी वजह से कंडक्शन भी होगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके वजह से होती है, होल्स की वजह से। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होगी वो किसके वजह से होगी, होल्स की वजह से होगी। अर्थात इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, मैं बोलूं अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो क्या होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुसंख्यक, बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक, वो क्या होगा, वो होल्स होगा। वो क्या होंगे, वो होल्स होंगे। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो हमारे क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे अल्पसंख्यक आवेशवाहक, अल्पसंख्यक आवेशवाहक, इसको क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक आवेश, आवेशवाहक। तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं किसके बारे में, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे इसको अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, उसको भी जरा देखिए। ये अगर हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो समझिएगा, ये हमारा क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, होल्स होगा। ये सब होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे। ये हमारा क्या है, होल्स है, ये हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है, ये हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। अल्पसंख्यक आवेशवाहक, अल्पसंख्यक आवेशवाहक। ठीक है, अब इसी में क्या होता है बच्चा, कुछ हमारे आयंस होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव आयंस होते हैं। निगेटिव आयंस कैसे होते हैं, ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन। ये इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल का मतलब ये मूव नहीं कर सकते हैं, एक जगह ये क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। एक जगह ये क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ये इमोबाइल होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए ब्लॉक डायग्राम पी टाइप सेमीकंडक्टर का तो यही है। ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इसमें जो आयन होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल होते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, वो कैसे आयन होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि
आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट अर्थात त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं। ठीक है, इसमें होल्स जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब कौन कौन से होते हैं, बोरान हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, उनको ऐड करने के बाद इसको हम बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर लिया है। जो इसमें लिखा हुआ है उससे ज्यादा आपको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, उतना आपको समझा चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर अब अपने जीवन में कभी नहीं भूलिएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कौन बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है, कौन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होता है, इसमें आयंस का नेचर कैसा होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। ये सारी चीजें का मैंने आपको डिस्कशन इस टॉपिक में कर चुका। इसमें देखो, इस जो ये आपका अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि को एक नाम बोला जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। एक्सेप्टर इंप्योरिटी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राही अशुद्धियां। क्या बोलते हैं भैया, इसके अशुद्धि को ये नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्राही अशुद्धियां। क्या बोलते हैं बच्चा, ग्राही अशुद्धियां, ग्राही अशुद्धियां। ग्राही अशुद्धियां क्यों बोल रहे हैं, इसको एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ट्राइवेलेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन तो बाकी अपने साथ क्या कर लिए, जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया, शेयरिंग के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जगह इसका खाली है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसी वजह से इस ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या बोलते हैं बच्चा, उसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी के नाम से जाना जाता है। इस अशुद्धि को हम क्या बोलेंगे, ग्राही अशुद्धियां बोलेंगे, एक्सेप्टर अशुद्धियां बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के इसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी बैंड डायग्राम में जो ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, उसका एनर्जी लेवल कहां होता है, तो याद रखिएगा बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर ये लाई करता है। कहां स्थित करता है, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो बैलेंस बैंड होता है उसके जस्ट ऊपर लाई करता है। ये भी आपके कंपटीशन में प्रश्न देखने को मिल जाएगा, या आपके सेमेस्टर के एग्जाम में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। इसके पीछे जो आपको मैंने आपको समझाया है उसको भी आपको लिखना है, और उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। आफ्टर दैट आपको ये भी डायग्राम बनाना है, वहां पर दिखाना है कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहां लाई करता है, तो बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर लाई करता है। कहां स्थित होता है, तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वो क्या होता है, बैलेंस बैंड के थोड़ा ऊपर लाई करता है या स्थित होता है। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्या है कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट को हम क्या बोलते हैं, पंच संयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, पंच संयोजी, पंच संयोजी अशुद्धियां। अब पंच संयोजी अशुद्धियां किसको बोलेंगे, पंच संयोजी अशुद्धियां वे अशुद्धियां होती हैं जिनके बाहरी कक्षा में क्या हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। एज एग्जाम्पल फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब के सब क्या है, पंच संयोजी तत्व है। पंच संयोजी तत्व ये तत्व होते हैं जिनकी बैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, या उसको बोल सकते हो कि जिनके बाहरी कक्षा में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे तत्वों को हम क्या बोलेंगे, पेंटावैलेंट एलिमेंट बोलेंगे। और ऐसे इंप्योरिटी को हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी बोलेंगे या पंच संयोजी अशुद्धियां बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारा क्या होता है,
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो हमारे क्या है होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यहां पर देखिएगा क्या है कि जब हमारे पास क्या है इस जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल में जब कोई हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी या पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो होता क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। यहां पर देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन इसका जर्मेनियम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन क्या है 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, वो क्रिस्टल में फ्री हो जाता है। 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस क्रिस्टल में जो कंडक्शन होता है इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इस क्रिस्टल में जो कंडक्शन होता है इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, इसी वजह से इसमें जो हमारा कंडक्शन होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन किसके वजह से होता है तो भैया बताइएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो पंच संयोजी अशुद्धियां किसको बोलेंगे, जिनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के साथ क्या कर लिए, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। 5वां इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री होकर के क्रिस्टल में घूमता है और उसी की वजह से क्या होता है, कंडक्शन होता है। ठीक है, उसी की वजह से क्या था, कंडक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो देखिएगा इस प्रकार से इसका ब्लॉक डायग्राम बनेगा। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक। ठीक है, और इसी में हमारे कुछ क्या है, माइनॉरिटी भी चार्ज कैरियर है, ये होल्स हैं, इनको बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अर्थात अल्पसंख्यक आवेश वाहक। अल्पसंख्यक आवेश वाहक, इसमें हमारे कुछ आयन्स होते हैं। इसमें जो आयन हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पॉजिटिव आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं, तो इसमें याद रखिएगा बच्चा, पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन या धनात्मक आयन। ये भी कैसे होते हैं, इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल का मतलब होता है कि ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह स्थिर रहेंगे। ये हमारा पूरा जो ब्लॉक डायग्राम है वो किसका है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम इंप्योरिटी क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। कौन सा इंप्योरिटी ऐड करते हैं भैया, इसमें हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ये भी याद रखिएगा, इसमें हम कौन सा इंप्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, पंच संयोजी अशुद्धियां, पंच संयोजी अशुद्धियां। कौन सी अशुद्धियां होती है, पंच संयोजी, जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जिनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, एन टाइप सेमी कंडक्टर के बारे में कुछ हमारा डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एन टाइप सेमी कंडक्टर भी आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, इसके अगर कंडक्शन के बारे में समझा जाए तो रियल में इसमें क्या हो रहा है वो भी समझ लो।
जैसे अगर मैं एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाऊं, सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाऊं, देख लीजिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाता हूं, अगर मैं एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाता हूं तो आपको पता है कि सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बना दूं, अभी हमारा ये प्योर क्रिस्टल है, सिलिकॉन का कैसा क्रिस्टल है? प्योर क्रिस्टल है। प्योर क्रिस्टल मतलब क्या समझते हो? शुद्ध। ये शुद्ध अर्धचालक अब बन गया। क्यों शुद्ध बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई भी हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब क्या है? एक दूसरे के साथ एक मजबूत बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड से क्या हो गया? जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं किसका डिस्कस करने जा रहा हूं? डिस्क्रिप्शन किसका मैं बता रहा हूं आपको? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं आपको क्या बताया हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, इसी के जगह इंप्योरिटी ऐड कर देना है। ठीक है, अब मैं इंप्योरिटी ऐड कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कौन सी इंप्योरिटी इसमें ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पंच संयोजी, पंच संयोजी अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि? पंच संयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी किसको बोलेंगे? जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसी को हम पंच संयोजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब पंच संयोजी, मान लीजिए हम आर्सेनिक या जो भी पंच संयोजी में हम लोग आपको एलिमेंट से बहुत सारे आपको लिखवा दिया हूं, फास्फोरस भी है, आर्सेनिक भी है, ये सब के सब क्या होते हैं? पंच संयोजी होते हैं। तो किसी को भी आप लेके चल सकते हो। मान लीजिए हम सपोज दैट आपको फास्फोरस ले लिए। फास्फोरस क्या है? हमारा एक पंच संयोजी तत्व है, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स है, सॉरी पेंटावैलेंट एलिमेंट्स है। क्यों? कि उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। अब ये 4 तो मिल करके क्या बना लिए? बाकी आपके बगल वाले सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर क्या हो गया? खाली रह गया। और इस इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इंप्योरिटी ऐड किए तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अगर ऐसे बहुत सारे इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, अर्थात पूरे क्रिस्टल में जो कंडक्टिविटी होगी किसके आधार पर होगी? वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको कंडक्शन देखने को मिलेगा। इसी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है होल्स होता है। कंडक्शन किसके वजह से होता है? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन जो होता है वो होल्स की वजह से होता है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर और आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या था? एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक हमको क्या करते हैं? उसको मिला करके बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और होल्स जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? अब इसमें जो हम इंप्योरिटी ऐड किए हैं वो क्या है? वो पेंटावैलेंट है, पंच संयोजी। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या है? बगल वाले के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना ले गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, दे सकता है। इसी वजह से इस इंप्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं उस इंप्योरिटी को हम डोनर इंप्योरिटी
बोलते हैं, उसको हम डोनर इंप्योरिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, तो दे सकता है, आपको डोनेट कर सकता है, इसी वजह से डोनर इंप्योरिटी इसको बोलते हैं। अर्थात इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोनर जो इंप्योरिटी है उसका एनर्जी लेवल कहां लाई करेगा, कहां स्थित होगा? तो याद रखिएगा कि आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर इंप्योरिटी ऐड करते हो, वो डोनर इंप्योरिटी का जो एनर्जी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के थोड़ा नीचे होता है। तो डोनर एनर्जी लेवल कहां लाई करता है? तो कंडक्शन बैंड के जस्ट क्या है, नीचे लाई करता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस इंप्योरिटी को हम डोनर इंप्योरिटी या दाता अशुद्धियां क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अशुद्धि के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और यह एक इलेक्ट्रॉन क्या है, दे सकता है, डोनेट कर सकता है। इसी वजह से इस इंप्योरिटी को हम डोनर इंप्योरिटी या दाता अशुद्धि कहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इसे दाता अशुद्धि क्यों कहा जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए अब जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जंक्शन का फॉर्मेशन बहुत एक आसान सा कंसेप्ट है कि जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब पी टाइप और एन टाइप, कौन कौन, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम जोड़ते हैं तब वहां पर क्या होता है, वहां पर जिस कंटेक्ट पर इसको जोड़ा जाता है उस कंटेक्ट पर, उस कंटेक्ट को ही हम क्या बोल देते हैं, वहीं पर हमारा एक जंक्शन का निर्माण हो जाता है और उसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब पी टाइप और एन टाइप को हम जोड़ते हैं तो इनके बीच एक जंक्शन बन जाता है जिसे पीएन जंक्शन कहते हैं। बच्चा ये तो लिखा हुआ है बड़े आसान शब्दों में आपको, लेकिन समझना उसको है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा ताकि और अच्छे ढंग से आप समझ सको कि वास्तव में जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जंक्शन का निर्माण कैसे हो रहा है। ये तो आसान शब्दों में हम कह दिए कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उनके बीच में एक जंक्शन बन जाता है और उस जंक्शन को ही हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। पीएन जंक्शन इसी वजह से बोल रहे हैं कि यह जंक्शन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की वजह से, जोड़ने की वजह से बना हुआ है, इसी वजह से इस जंक्शन को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। When p type and n type materials are joined together, a junction is formed called a p-n junction। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो उसको हम पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं उसके बाद फिर आप कभी मत कहिएगा कि हमको सर पी-एन जंक्शन समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपको मैंने क्या बताया कि एक हमारा पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप, ये पी टाइप है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बच्चा, अब देखिएगा, अब इसी के बगल में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को भी जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या है, एन टाइप। अब एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल से है। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया था, एक चीज और याद रखिएगा, जो आयन होंगे पी टाइप साइड निगेटिव आयन होंगे। पी टाइप साइड क्या होंगे, निगेटिव आयन होंगे, और इधर क्या होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे। इधर क्या होंगे, एन टाइप साइड पॉजिटिव आयन होंगे। ठीक है, ये अभी आपको मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। अब होगा क्या, अब देखिए क्या हो रहा है। जैसे आपने यहां पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप जोड़े तो कांटेक्ट पोजीशन के पास होता क्या है, कांटेक्ट पोजीशन के पास
कांटेक्ट पोजीशन के पास इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइंड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइंड हो जाते हैं। और उसके पश्चात क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन के पश्चात क्या होता है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि यहां पर आपको इस जंक्शन के पास इधर निगेटिव आयन और इधर पॉजिटिव आयन का सिर्फ लेयर बच जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन और होल्स थे वो आपस में क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइंड हो जाते हैं। और यहां पर आपका एक निगेटिव और पॉजिटिव आयन क्या हो जाते हैं, सिर्फ बच जाते हैं। और उस कांटेक्ट पोजीशन के पास जितने भी हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे एन टाइप का और पी टाइप का, वो क्या कर गए, वो रिकम्बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से एक जंक्शन यहां बन जाता है। और इसी जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। इसी जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। अर्थात ये जो लेयर है यहां से यहां तक का, ये हमारा क्या है, यही कहलाएगा। इसी को हम पीएन जंक्शन बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन क्या होता है कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब उनके कांटेक्ट वाले पोजीशन के पास जितने भी चार्ज कैरियर हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप का होल्स और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन्स, वो आपस में रिकम्बाइंड हो जाते हैं। रिकम्बाइंड होने के बाद एक जंक्शन का निर्माण हो जाता है, जिस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। यही चीज को हम यहाँ पर आगे आपको क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर आपने क्या देखा है कि पीएन जंक्शन कैसे निर्माण होता है, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है तो इनके बीच एक जंक्शन बन जाता है जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। और उसी को हमने क्या बोला, पीएन जंक्शन बोला, ठीक है। अब इस पीएन जंक्शन को हम कई नामों से जानते हैं। मैं आपको बता दूं, इसे पीएन जंक्शन भी कहा जाता है, इसे डिप्लीशन लेयर भी कहा जाता है, इसे पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है, इसे फ्री चार्ज स्पेस भी कहा जाता है, फ्री स्पेस चार्ज भी कहा जाता है, ठीक है, रीजन कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है। फ्री चार्ज स्पेस या फ्री स्पेस चार्ज रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज कैरियर रहता नहीं है, वो आपस में रिकम्बाइंड हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। अब आगे इसको बढ़ते हैं तो देखिए जरा, डिप्लीशन रीजन इसको क्यों नाम दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब देखो जरा, जंक्शन बनने पर पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर क्या कर जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। जंक्शन के पास पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे जंक्शन के पास एक क्षेत्र बनता है जहां कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। It means after junction formation, holes from p sides and electrons from n side recombine near the junction. This creates a region with no free charge carrier called the depletion region. बात आपको समझ में आ गया होगा कि इस जंक्शन के पास जितने भी चार्ज कैरियर थे वो रिकम्बाइंड होकर के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, डेप्लीट हो जाते हैं। डेप्लीट का मतलब होता है खत्म हो जाना। इसी वजह से चूंकि ये डिप्लीट हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसी वजह से इस पीएन जंक्शन को हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। एक ऐसा रीजन जहां पर चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर का होल्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड होकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस वजह से हम पीएन जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा रीजन है जहां पर हमारा क्या है, चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या करते हैं, रिकम्बाइंड होकर के न्यूट्रलाइज या डिप्लीट या खत्म हो जाते हैं। इस वजह से इस रीजन को हम पीएन जंक्शन और डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं इसको। हमने डिप्लीशन रीजन को कहा क्योंकि पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखिएगा, पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस वजह से जंक्शन के पास एक क्षेत्र बनता है जहां पर कोई भी क्या है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। इस वजह से इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। अब देखिएगा, एक और नाम से इसको जाना जाता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर किसको बोलेंगे,
पोटेंशियल बैरियर क्यों बोल रहे हैं? ये भैया इसको पोटेंशियल बैरियर इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जब यहां पर चार्ज कैरियर डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रिकम्बाइंड हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उसके बाद इस लेयर के पास यहां पर अगर एन टाइप है तो एन टाइप के पास यहां पर क्या है, पॉजिटिव आयन, और पी टाइप के पास निगेटिव आयन का एक लेयर बन जाता है। और वो जो पोटेंशियल का एक बैरियर बना देता है कि फर्दर उसके बाद पुनः इधर से आपका इलेक्ट्रॉन और उधर से आपका होल्स आकर के रिकम्बाइंड ना हो। अगर फर्दर रिकम्बिनेशन प्रोसेस ना हो सके उनके लिए ये क्या कर देते हैं, एक पोटेंशियल का एक रुकावट डाल देते हैं, पोटेंशियल की वजह से एक रुकावट डाल देते हैं। इसी वजह से इसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट, ठीक है। तो ये फर्दर रिकम्बिनेशन नहीं होने देते हैं, किसके वजह से, इनके जंक्शन के पास जो पोटेंशियल बना वह पोटेंशियल पुनः रिकम्बिनेशन को अलाउ नहीं करता है, उसके लिए बैरियर का काम करता है। इसी वजह से इस पोटेंशियल को हम पोटेंशियल बैरियर बोल रहे हैं, और ये पीएन जंक्शन को पोटेंशियल बैरियर के नाम से भी जानते हैं। अर्थात पुनः अब इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो नहीं कर सकता है, अर्थात डिप्लीशन रीजन में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, एक डिप्लीशन रीजन में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है जो आगे के इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकता है, अलाउ नहीं करता है, इसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन व्हिच अपोजेस फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिप्लीशन रीजन के पास, पीएन जंक्शन के पास एक पोटेंशियल का बैरियर फॉर्म हो जाता है जिससे फर्दर रिकम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन और होल्स का नहीं हो पाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये रोकता है। इसी वजह से पीएन जंक्शन को हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। तो पीएन जंक्शन को फ्री स्पेस चार्ज रीजन भी कहा जाता है, पीएन जंक्शन को डिप्लीशन रीजन भी कहा जाता है, पीएन जंक्शन को पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पीएन जंक्शन कैसे निर्माण होता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, पीएन जंक्शन को किन किन नामों से जाना जाता है, वो आप पूरे कंसेप्ट आपको क्या हो गया, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, आप ये जरा समझिएगा कि टिपिकल वैल्यू कुछ आपके होते हैं। एक आपको वैल्यू एक वोल्टेज बोला जाता है, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज। आगे उसको भी डिस्कस करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड में नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है। तो वह मिनिमम वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज के बाद डायोड क्या करता है, ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। उस न्यूनतम वोल्टेज को ही हम उसका क्या बोलते हैं, उसको नी वोल्टेज बोलते हैं या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। यह मिनिमम वोल्टेज जर्मेनियम का है जिस वोल्टेज के बाद यहां पर क्या है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिलिकॉन के लिए मिनिमम वोल्टेज क्या है, 0.7 वोल्ट है। उसके बाद हमारा क्या होता है, वहां आपको अगर सिलिकॉन को लेकर के डायोड बनाते हो तो वह डायोड कंडक्ट 0.7 वोल्ट के बाद ही कंडक्शन स्टार्ट करेगा। अगर 0.7 वोल्ट से कम दोगे तो कंडक्शन नहीं होगा। अर्थात न्यूनतम वोल्टेज कितना है ऑपरेशन के लिए, 0.7 वोल्ट, वही उसका नी वोल्टेज कहलाता है। नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज वह न्यूनतम वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज के बाद वह डायोड अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है या कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। उस न्यूनतम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। तो सिलिकॉन डायोड के लिए जो वोल्टेज हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है, और जर्मेनियम के लिए जो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज है वो हमारा 0.3 वोल्ट है। चलिए, सिलिकॉन का यदि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। और जर्मेनियम, ये हमारे दो महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इस वजह से इन्हीं की चर्चा हम बार बार करते हैं, तो थोड़ा सा इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है। देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये हमारा जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका 32 होता है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं इसके अगर सिंबल के, तो सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो हमारा क्या है, इस प्रकार से हम SI के फॉर्म में लिखते हैं, और जर्मेनियम का जो सिंबल होता है वो हमारा इस प्रकार से हम उसको सिंबल में दर्शाते हैं।
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या है कि अगर इसकी बैलेंसी की बात करें तो इसकी बैलेंसी क्या होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी है कि दोनों सेमीकंडक्टर हैं, और सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और लेकिन डिसिमिलरिटी क्या है कि इनका एटॉमिक नंबर 14 होता है और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 32 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिसिमिलरिटी है, ठीक है। लेकिन सिमिलरिटी क्या है कि दोनों अर्धचालक हैं। दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज था जो हमारे मुख्य अर्धचालक है, कौन कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जानते रहिएगा कि एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14 होता है, सिंबल आपको SI से लिखा जाता है, बैलेंसी 4 होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32 होता है, सिंबल इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे 4 होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड कैसे कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को समझने से पहले आपको बाइसिंग समझना होगा कि बाइसिंग क्या होता है। बाइसिंग का मतलब समझ रहे हैं, बाइसिंग कुछ नहीं है, बाइसिंग को पहले समझ लो कि अगर पीएन जंक्शन डायोड को, बाइसिंग क्या होता है समझिएगा। बाइसिंग क्या होता है बच्चा, बाइसिंग क्या होता है, बाइसिंग कुछ नहीं होता है कि ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें एक हमारा क्या था, कैथोड था और दूसरा क्या था, एनोड था। एक हमारा क्या था, टर्मिनल कैथोड था, दूसरा क्या था, एनोड था, ठीक है। अगर उसी को हम एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, किसके साथ जोड़ दिए बच्चा, एक बैटरी के साथ जोड़ दिए। अगर इसी को अगर हम एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, किसके साथ, बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, तो अगर हम इसको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाइसिंग कहलाती है। तो बाइसिंग कुछ और नहीं है, बाइसिंग क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब पीएन जंक्शन डायोड को हम एक्सटर्नली एनोड और कैथोड टर्मिनल को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तब यह हमारा प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाइसिंग कहलाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग बोलते हैं। अर्थात पीएन जंक्शन डायोड के टर्मिनल को किसी सप्लाई के साथ, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना, जोड़ देना, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रक्रिया, वो हमारी क्या कहलाती है, वो बाइसिंग कहलाती है, ठीक है। अब इसमें बाइसिंग में देखिए क्या होता है, बाइसिंग भी 2 प्रकार का होता है, समझ लीजिएगा। ये जो बाइसिंग है, अगर हम बाइसिंग की बात करें तो बाइसिंग जो होता है, बाइसिंग ये 2 प्रकार का होता है। बाइसिंग 2 प्रकार का होता है, एक को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस और दूसरे को बोलेंगे रिवर्स बायस। एक हमारा क्या है, एक को बोलेंगे हम फॉरवर्ड बायस और दूसरे को बोलेंगे रिवर्स बायस। दूसरे को क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस। एक हमारा क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा हमारा क्या कहलाएगा, रिवर्स। तो बायसिंग हमारा 2 प्रकार का होगा, बायसिंग हमारा क्या होगा, 2 प्रकार का होगा। एक को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस और दूसरा हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस। एक एक करके दोनों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बायसिंग क्या है, बायसिंग एक सिंपल सा कांसेप्ट है, जब पीएन जंक्शन डायोड के एनोड और कैथोड को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, इसे ही बायसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का बायसिंग होगा, एक को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस और दूसरा हमारा क्या है, रिवर्स बायस। अब तो इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस इसको बोलते हैं कि जब पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इसे हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। समझ में आ चुका होगा कि जब पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो उसे हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ या डायोड के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें तो यह बायसिंग जो हमारा कहलाएगा उसे फॉरवर्ड बायसिंग कहलाते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, वो थिन होता है, पतला होता है, ठीक है। और उसमें करंट क्या होता है,
आसानी से फ्लो करता है, ठीक है। When P side is connected to the positive terminal and N side to the negative terminal of a battery, it is called forward bias. The depletion region becomes thin and current starts flow. अर्थात इसमें कंडक्शन आसानी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर बहुत पतला होता है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और उसमें कंडक्शन आसानी से होता रहता है, अर्थात करंट फ्लो करता है। तो किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के अगर एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए तो इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाएगा। अर्थात इसको समझना है तो समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड, ये इसका एनोड है और ये इसका क्या है, कैथोड है। ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है। अब एनोड को अगर बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के निगेटिव से, ये हमारा पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, अगर एनोड को या पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से, कैथोड को या एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तब यह हमारा बायसिंग क्या कहलाता है, यह फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। इसे क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। इसे हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। यह क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलेंगे, जब पीएन जंक्शन डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो यह हमारा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। अब याद रखिएगा, अगर आपको पीएन जंक्शन डायोड, ये सिंबल उसका है, ये पी है और एन है, अगर इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को या एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस बन गया। इसको हम क्या बोल दिए, फॉरवर्ड बायस बोल दिए। अच्छा, जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो आप याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तब यह कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, बंद परिपथ की तरह, क्लोज स्विच, ठीक है। अर्थात ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है, क्लोज स्विच की तरह काम करता है। अर्थात इस प्रकार से ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो एक ऐसा काम करेगा बच्चा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, अर्थात क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। अर्थात इस प्रकार से ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये आपको शॉर्ट सर्किट की तरह ये इसका व्यवहार होगा, ठीक है, ये कार्य करेगा, ठीक है। अर्थात आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा। जब यही शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो आसानी से इसके रास्ते करंट फ्लो कर जाएगी, यहां से करंट आएगा और यहां से करंट का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का क्या है, हमारा छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि फॉरवर्ड बायसिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर फॉरवर्ड बायसिंग के अगर आपके कैरेक्टरिस्टिक को समझा जाए तो देखिएगा, अगर हमने जर्मेनियम को लिया है तो उसका नी वोल्टेज वो क्या होगा, 0.3 होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर जर्मेनियम होगा तो उसका नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट होगा, अगर सिलिकॉन होगा तो उसका नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा। अर्थात जैसे जैसे हम यहां पर वोल्टेज को बढ़ाते गए और जैसे 0.3 वोल्ट पर आया, उसके बाद देखिए कंडक्शन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या है, ये हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जिस न्यूनतम वोल्टेज पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है डायोड में, उस न्यूनतम वोल्टेज को उसको नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। उस वोल्टेज के बाद कंडक्शन डायोड में स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक है। ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अभी हम लास्ट में कंबाइंड कर देंगे कि पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिजाइन करते हैं। पहले एक एक बायसिंग को समझते चले जा रहे हैं, एक एक बायसिंग के कैरेक्टरिस्टिक को समझते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंबाइंड कर देंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन का कैसे बनेगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब रिवर्स बायस को समझते हैं कि रिवर्स बायस क्या होता है। कि जब पी साइड को निगेटिव टर्मिनल को, याद रखिएगा, पी साइड को निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ठीक है। जब पी साइड को निगेटिव टर्मिनल और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तब इसे रिवर्स बायसिंग कहते हैं, ठीक है। डिप्लीशन रीजन इसमें क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, करंट फ्लो नहीं होता है, केवल वेरी स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है। जो बहुत थोड़ी मात्रा में धारा प्रवाहित होती है
उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन, रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं। उसको एक नाम से और जाना जाता है, मैं आपको बता दूं, उसको डार्क करंट भी कहा जाता है, ठीक है, और उसको लीकेज करंट भी बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही करंट फ्लो करती है और उस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, इस वजह से उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरी स्मॉल लीकेज करंट उसमें फ्लो करती है, उसे रिवर्स सेचुरेशन करंट कहा जाता है या डार्क करंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वो करंट बहुत, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, उसकी करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है, अर्थात फॉरवर्ड बायस की तुलना में रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है। चलिए, when p side is connected to the negative terminal and n side to the positive terminal, it is called reverse biasing, ठीक है। the depletion region becomes wider and no current flow, only a very small leakage current flow, केवल एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करती है, अर्थात उस लीकेज करंट को अगर हटा दिया जाए तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, अगर उसके कैथोड को और एनोड को हम बैटरी से जोड़ दें, लेकिन जोड़ने का तरीका क्या है, एनोड को निगेटिव टर्मिनल के साथ, एनोड को निगेटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अगर हम जोड़ देते हैं, तब ये हमारा क्या कहलाता है, ये रिवर्स बायसिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिवर्स बायसिंग कहलाता है, रिवर्स बायसिंग कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग कहलाता है। अर्थात ये अगर इसको सिंबल के फॉर्म में देखें तो ये P है और N है, ये हमारा इसका कैथोड एनोड है, इसको हम पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, निगेटिव फिर पॉजिटिव, अर्थात एनोड को निगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिवर्स बायसिंग कहलाएगा, ठीक है। जब हमारा डायोड रिवर्स बायस में होता है तो कैसा काम करता है, तो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है बच्चा। कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, अर्थात क्या है, ओपन स्विच की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, ओपन स्विच की तरह, ओपन स्विच की तरह काम करता है। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, नो करंट फ्लो, 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 करंट इसमें फ्लो नहीं करता है। कैसा काम करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अर्थात बच्चा जब ये हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और इसमें कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। करंट बिकम्स जीरो, करंट बिकम्स जीरो। इसी वजह से इसको हम यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट बोल रहे थे, क्योंकि इसमें विद्युत धारा सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है, वो भी कब, जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। रिवर्स बायस में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी, ठीक है। जब फॉरवर्ड बायस में होगा तभी इसमें करंट फ्लो करेगी। इसी वजह से डायोड हमारा क्या है, हमारा यूनिडायरेक्शनल एक एलिमेंट होता है या डिवाइस होता है, ठीक है। तो डायोड जो है यूनिडायरेक्शनल है और यूनिडायरेक्शनल और यूनिपोलर में आपको शुरुआत में भी मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया था कि यूनिपोलर अलग चीज है, यूनिडायरेक्शनल अलग चीज है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है, जब विद्युत धारा सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिएगा, रिवर्स बायस में आप देख रहे हैं कि जब आपको पी टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, यहां पर देखिएगा ये टर्मिनल निगेटिव होगा यहां पर, ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है, तब ये बायसिंग रिवर्स बायसिंग कहलाती है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर आने के बाद, एक पार्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद करंट पूरी तरह से क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है बहुत, आपको उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पर उस पर कोई भी आपको करंट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उस वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज पर डायोड ब्रेकडाउन हो जाता है, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज के बाद आप वोल्टेज बढ़ाते रहिए लेकिन करंट में कोई चेंज नहीं होगा, करंट कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, और हाई अमाउंट ऑफ करंट उसमें आपको फ्लो करेगा। उसके बाद करंट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, आप चाहे वोल्टेज को जितना भी बढ़ाते चलिए, ठीक है। तो अर्थात ब्रेकडाउन हो जाता है डायोड में, और उस ब्रेकडाउन को, जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होता है उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको समझा जाए तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है,
पीएन जंक्शन डायोड को वन वे वाल्व की तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल सही है। वन वे वाल्व की तरह मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको क्या है, वाल्व देखे होंगे, वाल्व क्या करता है, पानी को सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो कराता है। अगर पानी चाहे दूसरी दिशा से रिवर्स आ जाए तो वाल्व ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड वन वे वाल्व की तरह है, अर्थात केवल जैसे पानी की पाइप में लगा वाल्व पानी को केवल एक दिशा में फ्लो कराता है, उसी प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड भी क्या है, विद्युत धारा को सिर्फ एक दिशा में फ्लो कराता है। अर्थात इसको रियल लाइफ में अगर हम तुलना करें तो इसको हम पीएन जंक्शन डायोड को वन वे वाल्व की तरह समझ सकते हैं। जैसे पानी की पाइप में बच्चा लगा जो वाल्व होता है वो सिर्फ केवल पानी को एक ही दिशा में जाने देता है, उसी प्रकार से जो डायोड होता है वह विद्युत धारा को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करने देता है, ठीक है। इसी वजह से उसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यह हमारा क्या है, ए पीएन जंक्शन डायोड इज लाइक ए वन वे वाल्व विच अलाउ वाटर टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ चुका होगा। एप्लीकेशन पीएन जंक्शन डायोड का क्या है, अगर मैं कहूं कि एप्लीकेशन क्या है तो क्या बताइएगा। इसका एप्लीकेशन वेरी सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूं, ये रेक्टिफायर की तरह काम करता है। रेक्टिफायर क्या करता है बच्चा, एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। ये डीसी रियल डीसी में परफेक्ट डीसी में नहीं बदलता है। परफेक्ट डीसी में बदलने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करने होते हैं, ठीक है। ये एसी को क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी में बदलता है। किस में बदलता है, पल्सेटिंग डीसी में बदलता है, ठीक है। रियल में रेक्टिफायर कैसे काम करता है उसको आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, एक तो हमारा क्या है, रेक्टिफायर की तरह काम करता है, अर्थात एसी को ये डीसी में काम करेगा, या एसी टू डीसी कन्वर्टर इसको बोल सकते हैं। रेक्टिफायर को एसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहा जाता है बच्चा, ठीक है। तो रेक्टिफायर की तरह काम करता है। और दूसरा हमारा एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका उपयोग करते हैं। डायोड को कहां पर करते हैं, जैसे कहीं पर भी आपको कोई सर्किट है जहां पर हमको चाहिए कि सिर्फ एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो वहां पर हम डायोड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसका यूज करते हैं। सिग्नल को डिटेक्ट करने में, सिग्नल को पता लगाने में हम डायोड का उपयोग करते हैं। सिग्नल डिटेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट उपयोग इसका क्या है, स्विचिंग सर्किट में भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि यह ऑन और ऑफ दोनों की तरह काम करता है। जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो यह ऑन की तरह काम करेगा, जब रिवर्स बायस में होगा तो यह ऑफ की तरह काम करेगा। अर्थात डायोड का हम स्विच के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर किस रूप में है, एप्लीकेशन में ज्यादा पॉपुलर ये रेक्टिफायर के रूप में है। किस रूप में है, रेक्टिफायर के रूप में है। लेकिन ये चारों जगह इसका उपयोग करते हैं, कहां कहां, रेक्टिफायर के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में, सिग्नल डिटेक्शन के रूप में, स्विचिंग सर्किट के रूप में, ठीक है जी। रेक्टिफायर को एसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहा जाता है, ये भी जानते रहिएगा। चलिए ठीक है, अब VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस वोल्टेज और फ्लोइंग करंट के बीच में जो, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी हम क्या है कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं उसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। द रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज V अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड एंड द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स। इसे ग्राफ की मदद से समझाया जाता है, जिसमें x एक्सिस हमारा क्या होता है, वह वोल्टेज होता है, और y एक्सिस हमारा क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। अब इसके VI कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायस में अगर हम बात करें तो जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो शुरू में करंट बहुत कम होता है। एक निश्चित वोल्टेज के बाद करंट अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को हम कट इन वोल्टेज कहते हैं या नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो नी वोल्टेज क्या होता है, वह मिनिमम वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज के बाद डायोड क्या होता है, कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। उस मिनिमम वोल्टेज को ही या उस न्यूनतम वोल्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं या कट इन वोल्टेज बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज क्या होता है, वह न्यूनतम वोल्टेज होता है कब, जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में हो और जिस न्यूनतम वोल्टेज के बाद हमारा डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, उस न्यूनतम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, उसको नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। इन फॉरवर्ड बायस द करंट इज वेरी स्मॉल इनिशियली, आफ्टर ए सर्टेन वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज रैपिडली, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज, ठीक है। तो नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज क्या होता है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है उस स्थिति में वह न्यूनतम वोल्टेज जिस वोल्टेज के बाद डायोड कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, उस न्यूनतम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक में आपको बता चुका हूं कि जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तो देखिए ये जो आपको मैंने बताया ना कि सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है।
इस वोल्टेज के बाद हमारा क्या होता है, अचानक से करंट बढ़ना स्टार्ट कर देता है, अर्थात डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस न्यूनतम वोल्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, ORR कट इन वोल्टेज बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब कट इन वोल्टेज क्या होता है, वो मिनिमम वोल्टेज जिस वोल्टेज पर डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देता है, उस मिनिमम वोल्टेज को ही हम नी वोल्टेज बोलते हैं। मैं बता चुका हूं, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, कट इन वोल्टेज तक करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है, उसके बाद करंट तेजी से बढ़ता है, करंट ऑलमोस्ट जीरो होता है फ्रॉम 0 टू कट इन वोल्टेज, और आफ्टर कट इन वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज। करंट क्या होते हैं, कट इन वोल्टेज आफ्टर कट इन वोल्टेज। ठीक है, मतलब कट इन वोल्टेज के बाद करंट क्या होता है, शार्पली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अच्छा, 0 से कट इन वोल्टेज तक क्या होता है, करंट लगभग 0 होता है। कट इन वोल्टेज के बाद क्या होता है, करंट तेजी से बढ़ता है। 0 से कट इन वोल्टेज पर हमारा वही चीज आपको लिखा हुआ है, करंट इज ऑलमोस्ट 0 एंड आफ्टर कट इन वोल्टेज करंट इंक्रीजेस आपको शार्पली। ये आप देख चुके हैं यहीं पर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे कम वोल्टेज पर क्या है, करंट बहुत ऑलमोस्ट 0 है, और लेकिन जैसे कट इन वोल्टेज पर आया है, करंट शार्पली क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। चलिए ठीक है, एक ग्राफ से हमने एक्सप्लेनेशन समझ लिया है। VI कैरेक्टरिस्टिक इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या होता है, बहुत कम करंट फ्लो करता है, करंट जिसे रिवर्स सेचुरेशन करंट, यही भी आपको मैंने डिस्कस किया था, इस करंट को हम रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इस लिमिट के बाद डायोड टूट जाता है या ब्रेकडाउन हो जाता है। जिस वोल्टेज पर डायोड ब्रेकडाउन हो जाता है उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है कि इन रिवर्स बायस ए वेरी स्मॉल करंट फ्लो कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, इवन इफ वोल्टेज इंक्रीजेस करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट आफ्टर ए सर्टेन लिमिट द डायोड ब्रेक्स, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो रिवर्स बायस में देख रहे हो, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट लगभग बन जाता है। जिस वोल्टेज के बाद डायोड ब्रेक कर जाता है, उस वोल्टेज को ही हमने क्या बोल दिया, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल दिया। ठीक है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट कहां का है, रिवर्स बायसिंग का है। नी वोल्टेज का कंसेप्ट कहां का है, फॉरवर्ड बायसिंग का है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर आपको मैं कहूं कि डिफाइन करो, तो वह रिवर्स वोल्टेज जिस पर डायोड अचानक अधिक करंट पास करने लग जाता है, द रिवर्स वोल्टेज एट विच डायोड सडनली अलाउ ए लार्ज करंट टू फ्लो, दैट वोल्टेज इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। जिस डाउन पर डायोड, जिस रिवर्स बायस वोल्टेज पर आपको डायोड ब्रेक डाउन कर जाता है, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो, अगर पूरा कंप्लीट VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये देखिएगा, यहां पर जो हमारा ग्राफ है, यहां का इसके इधर का हिस्सा वो हमारा फॉरवर्ड बायस है, और इसके इधर का हिस्सा वो हमारा क्या है, रिवर्स बायस का है। इधर का हिस्सा फॉरवर्ड बायस का है, इधर का हिस्सा किसका है, रिवर्स बायस का हिस्सा। फॉरवर्ड बायस में आप देख रहे थे कि कट इन वोल्टेज तक लगभग करंट 0 था, और कट इन वोल्टेज के बाद क्या था, करंट शार्पली इंक्रीज कर जाता है, रैपिडली इंक्रीज कर जाता है। जिस वोल्टेज पर हमारा डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, उस वोल्टेज को ही हम क्या बोल रहे थे, नी वोल्टेज बोल रहे थे। रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट लगभग 0 था, उसके बाद एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद आपको क्या है, डायोड ब्रेकडाउन कर जाता है। जिस पार्टिकुलर वोल्टेज पर डायोड ब्रेकडाउन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक। इसको आप समझ लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक को बनाऊं, VI कैरेक्टरिस्टिक आप PN जंक्शन डायोड, तो देखिएगा बड़ा आसान है। ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है। ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। अब देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था, अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूं तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था, लगभग करंट 0 था, उसके बाद ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, करंट यहां से बढ़ गया। जिस वोल्टेज के बाद डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, इस वोल्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, इस वोल्टेज को ही नी वोल्टेज बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, या इसी को हम क्या बोल रहे थे, कट इन वोल्टेज। क्या बोल रहे थे,
कट इन वोल्टेज। मैंने बताया था कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3 वोल्ट। ये चीज आपको बताई। तो ये हमारा क्या है, ये फॉरवर्ड बायस के कंडीशन है। ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस के कंडीशन। फॉरवर्ड बायस में जो हमारा क्या है करंट होता है वह हमारा मिली एम्पियर में होता है। किसमें होता है, मिली एम्पियर में होता है। ठीक, अब रिवर्स बायस में क्या हो रहा था कि एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद आपको ब्रेकडाउन हो जा रहा था और करंट लगभग कांस्टेंट हो जा रहा था। इसको हम बोल रहे थे रिवर्स, VR या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये कहानी किसकी थी, रिवर्स बायस की थी। ठीक है, रिवर्स बायस। ठीक है, ये हमारा क्या था, इधर जो हमारी करंट फ्लो करती है वो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो ये हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों को बताइएगा, अलग अलग करके उसको समझाइएगा और आफ्टर दैट दोनों को एक साथ कंबाइन करके उस डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि PN जंक्शन डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समरी है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था कि करंट आपको ज्यादा होती है, रिवर्स बायस में क्या होता है कोई भी करंट नहीं फ्लो करती है, बहुत कम अमाउंट में वेरी स्मॉल करंट, लीकेज करंट फ्लो करती है, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल रहे थे। ठीक है, ब्रेकडाउन में क्या होता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा आपको हाई हो जाता है और आपको सडनली करंट क्या हो जाता है, लार्ज करंट फ्लो करती है, सडनली अचानक से तेजी से करंट यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगती है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम वास्तविक जीवन का उदाहरण से समझें इसको तो आप समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस ऐसा है जैसे दरवाजा खोलना। जैसे आप दरवाजा खोल रहे हैं तो हमारा क्या कराएगा, ताकि दरवाजा खोलने से क्या होगा, आसानी से लोग अंदर जा सकते हैं। तो वो हमारा फॉरवर्ड बायस का रियल लाइफ हमारा क्या है, एग्जांपल है। रिवर्स बायस को कैसे समझते हैं, रिवर्स बायस को ऐसे समझ सकते हैं जैसे दरवाजा का बंद होना। दरवाजा बंद हो जाएगा मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता है। अगर दरवाजा मान लीजिए हमने बंद कर दिया तो कोई अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो उसको रिवर्स बायस से आप समझ सकते हैं। और जब दरवाजा हमने खोल दिया तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लोग अंदर आ सकते हैं, तो उसको हम फॉरवर्ड बायस से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वास्तविक जीवन का क्या है, एक उदाहरण है या रियल लाइफ का हमारा क्या है, एग्जाम्पल है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे हम समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका जो FEEE का जो हमारा फर्स्ट यूनिट का हमारा जो टॉपिक था, जो पहला टॉपिक था PN जंक्शन डायोड और उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिजाइन करते हैं, PN जंक्शन डायोड होता क्या है, PN जंक्शन डायोड का निर्माण कैसे होता है, PN जंक्शन डायोड का वर्किंग क्या है, कैसे कार्य करता है, ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से आगे भी हमारे चैनल को या हमको आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि इसी मनोबल के साथ मैं आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का लेक्चर लेकर आ सकूं। धन्यवाद।